हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट चूज़ करने की जो बात आ रही है, तो उसमें कई बच्चों को परेशानी हो रही है। पूरा सब्जेक्ट होने के बाद भी दो सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। मान लीजिए एसएसटी है तो उसमें तो चारों रहते हैं, इतिहास, भूगोल और इसके साथ में पॉलिटी वगैरह, तो इसमें से क्यों सिर्फ दो ही को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कॉमर्स वालों को दिक्कत हो रही है। साथ में एनओएस डीएलएड को जो इस बहाली में पहली वाली बहाली में बहाल हो चुके हैं, तो उन्हें हटाने की मांग की जा रही है बीएड अभ्यर्थियों द्वारा। साथ में समान अंक पर कैसे नियुक्ति होगी, आज इसी से रिलेटेड वीडियो है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे सही न्यूज़ मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहले मध्य विद्यालय के सामाजिक विज्ञान विषय में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले 4 में से 2 विषय को करना होगा चयन। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है इसमें देख लेते हैं एक बार। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मध्य विद्यालय 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषयों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए उनको दिए गए 4 विषय में से 2 विषय का चयन करना है। मतलब जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे आपको उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उनके आंसर्स आपको करने हैं। इसलिए उनको दिए गए 4 विषयों में से 2 विषयों का चयन करने को कहा गया है। अभ्यर्थी की पात्रता से इनका कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए मतलब इसकी पात्रता कही जा रही है कि हमारा तो ये सब्जेक्ट है, फिर पात्रता का क्या होगा, कहीं हम नॉट एलिजिबल तो नहीं हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और इस मामले में शिकायत लेकर पहुंचे 2 अभ्यर्थियों को बीपीएससी के वरीय अधिकारी ने यह कहकर समझाया कि इसको लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदित हो कि बीपीएससी के द्वारा मध्य विद्यालय 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले 4 विषय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 का चयन करना था, जिसमें से एक अनिवार्य रूप से इतिहास और भूगोल में से कोई भी एक हो करने के लिए कहा गया है। इसके बाद ही वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इससे वैसे अभ्यर्थी जिनका दूसरा विषय दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र और गृह विज्ञान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे दूसरा विषय कैसे भरे, क्योंकि इन विषयों का डैशबोर्ड से लॉगिन होने पर विकल्प ही नहीं दिया गया है। कई तो इससे अपनी पात्रता भी खतरे में पड़ने और परीक्षा नहीं दिए जाने से वंचित होने के डर से काफ़ी परेशान हैं। हालांकि बीपीएससी के अधिकारी ने पात्रता इसका कोई संबंध नहीं होने की बात कही है। तो मतलब अगर इनका कहना है कि अगर जिसका वाणिज्य हो, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र हो, तो उनको भी हिस्ट्री या साइंस में से कोई भी एक लेना होगा, लेकिन इनके तो सब्जेक्ट ही नहीं होते हैं, तो फिर ये लोग क्या करेंगे। इसी से रिलेटेड 2 अभ्यर्थी बीपीएससी के चेयरमैन के बीपीएससी आयोग के पास गए थे, तो वहाँ पर वरीय अधिकारी ने यही सब कहा है कि इससे पात्रता का कोई लेना देना नहीं है। खैर, नेक्स्ट न्यूज़ है एनओआई से रिलेटेड। एनओआई डीएलएड सर्टिफिकेट पर बहाल अभ्यर्थियों को हटाने की मांग की जा रही है। शिक्षक भर्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी ओझा ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए सरकार और शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये पर सवाल खड़ा किया है। मंगलवार 28 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला में एनओआईएस डीएलएड का सर्टिफिकेट को अवैध ठहराया, जबकि 1 दिसंबर 2003 को बीपीएससी ने भी टीआरई 2.0 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने से पूर्व इस संदर्भ में आदेश जारी किया था कि जिस पर बीएड परिषद हमलावर है। ओझा ने कहा कि माननीय न्यायालय वर्ग 1 से 5 में बीएड कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया है, जिसके चलते टीआरई 1 में बेहतर अंक के बाद ही बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति से बाहर होना पड़ा था। और जब एनओआई से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट ही अवैध हो गया है, तो फिर यह विद्यालय में कैसे बने हुए हैं। शिक्षा विभाग ऐसे अभ्यर्थियों शिक्षकों को तत्काल वेतन पर रोक लगाते हुए सभी को सेवा मुक्त करे और छठे चरण में पुनः काउंसलिंग का आयोजन किया जाए, ताकि रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 में और बीएड अभ्यर्थी को वर्ग 6 से 8 में नियोजन का मौका मिल सके। और 1 सप्ताह होने जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए लिपापोती करने में लगी हुई है। सही बात है, अगर बीएड वालों को हटाया गया था, तो एनओआईएस को भी हटाने का कम से कम टीआरई 1 में से बाहर करने का इन्हें कहा जा रहा है, क्योंकि वो भी भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें कही जा रही है। हालांकि ये सब तो अगर किसी स्टूडेंट की गलती नहीं होती, सरकार की गलती होती कि वो कभी भी ऐड कर लेते हैं, कभी भी बाहर कर लेते हैं। लेकिन हालांकि बीएड वाले भी कुछ नहीं कर सके थे, दोबारा से सारी चीज़ें हुई थी, कुछ नहीं हो पाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसको मानना ही पड़ता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी
यदि एनवाइस से डीएलएड पर बहाल अभ्यर्थियों को सेवा मुक्त नहीं किया गया तो न्यायाधीश का अवमानना होगा और इसके खिलाफ व्यापक आंदोलन किया जाएगा। विदित हो कि एनवाइस डीएलएड और रेगुलर डीएलएड के अभ्यर्थियों ने मिलकर बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ वर्ग 1 से 5 में बीएड बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों की हार हो गई थी और 1 से 5 के शिक्षक बनने से बीएड अभ्यर्थी अब वंचित हो गए थे। एक बार पुनः उसी न्यायालय ने एनवाइस डीएलएड को अमान्य कर दिया है। मौके पर मौजूद शिक्षक अभ्यर्थी एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विमलेश पांडेय ने बताया कि वीपीएससी द्वारा शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया गया है कि 10 अगस्त 17 से पूर्व बहाल अप्रशिक्षित शिक्षक के लिए 18 माह वाला डीएलएड मान्य है, परंतु उसके बाद बहाल लोगों का सर्टिफिकेट अवैध है, तो फिर उन्हें टर्मिनेट करने में विलंब क्यों किया जा रहा है। श्री पांडे ने आगे कहा कि जब बीएड बाहर हो सकता है तो 6 साल नौकरी करने के बाद गेस्ट टीचर को भी बाहर किया जा सकता है, तो जिनका सर्टिफिकेट ही अवैध है वो सिस्टम में कैसे बने रह सकते हैं। सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सभी को बाहर करे और उन सीटों पर पुनः काउंसलिंग आयोजित की जाए। यानी कि मान लीजिए छठे चरण में भी अगर डीएलएड एडवाइस डीएलएड वाले हैं तो उन्हें भी हटाने की मांग की जा रही है। यानी कि अभी जो 6 फेज हो चुका है उसके बाद जो अभी चल रहा है टीआरई 1 का प्रोसेस उसमें से, और टीआरई 2.0 से तो बाहर ही है, डायरेक्ट कह दिया गया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है तो यहाँ पर देखिए, दूसरे चरण में सख्त निगरानी में होगी परीक्षा और बदल गया है टाई ब्रेकर का नियम। तो इसमें क्या है देखते हैं। इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा और विषय में समान अंक होने की रिक्ति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में भी आए अंक को आधार बनाया जाएगा और उसमें अधिक अंक लाने वाले का चयन होगा। वहां भी समान अंक आने पर उम्र भी समान होने पर नाम में प्रथम अंक अंग्रेजी वर्णमाला के अंक को आधार बनाकर मेधा सूची में जगह दी जाएगी और चयन होगा। यानी कि अगर आप लोगों का मार्क्स क्वालिफाइंग जो पेपर है उसमें भी अधिक आता है तो ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यानी कि दोनों में ही आपको अधिक नंबर लाने इंपॉर्टेंट है। अगर टाई हो जाता है, मान लीजिए किसी का भी 57 नंबर ही दोनों में है, उम्र में भी वो दोनों सेम हैं और जो आप लोगों का लेटर है, अक्षर का नाम भी है, तो उसमें जो जिनका नंबर ज़्यादा होगा हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में भी, तो उनका पहले सिलेक्शन होगा और जिसका कम होगा 1-2 नंबर भी कम होगा तो उनका बाद में होगा सिलेक्शन। इन छोटे से छोटे पॉइंट पर ही सिलेक्शन होगा। खैर, इसके अलावा दिया गया है 10 जिलों में नहीं होगा सेंटर। और देखते हैं फ्रेंड्स की और आगे जो भी नई अपडेट आएगी इसमें ये प्रश्न पत्र को मिलेंगे 2.5 घंटे। तो यही थी फ्रेंड्स आज की अपडेट। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। हालांकि मैं सारे अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर सारी अपडेट दे दी जाती है, जितने भी न्यूज़ आते हैं उससे रिलेटेड। बाकी वीडियो जहाँ पर इम्पोर्टेंट लगता है वहीं पर मैं आपको बना के देती हूँ। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।